मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका दिल्ली बचाओ के इस खास पॉडकास्ट में। मैं सुधाकर भारती। आज हम चर्चा करेंगे बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हम भविष्य में चर्चा करेंगे अपने इस पॉडकास्ट पर, क्योंकि ये जो दिल्ली बचाओ का पॉडकास्ट है, ये दिल्ली के और देश के विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे राम मंदिर का मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। और 370 है, जिसमें हमेशा पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे से लड़ता रहता है, लेकिन बेसिक मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। क्योंकि दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण शहर में रहते हैं, भारत की राजधानी में रहते हैं, तो दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए आज हम आपको इन विषयों पर कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली बचाओ मंच क्या है और दिल्ली बचाओ मंच की स्थापना कब हुई और क्यों हुई। हम लोग जनवरी 2023 में बैठे थे और जंतर मंतर पर हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने एक सर्कल के साथ कि दिल्ली में जितने भी मुद्दे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने सभी मुद्दों को फुटबॉल बना रखा है, कभी गेंद उस पाले में कभी उस पाले। उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था महिलाओं को 33% आरक्षण, जो कि पहले की सरकारों ने उस बिल को लाए लेकिन पास नहीं किया और वो खत्म हो गया था। इस बात को लेकर हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग 12 मार्च 2023 को महिला दिवस के रूप में भारत सरकार से मांग करेंगे कि वो महिलाओं को 33% आरक्षण दे। और 33% आरक्षण राजनीति में ही नहीं, व्यापार हो, नौकरी हो, शिक्षा हो, सभी चीजों में। क्योंकि जैसे और सरकार, जैसे बिहार सरकार ने लगभग 50% लोग महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। तो हम लोगों ने इन सभी विषयों को लेकर 12 मार्च 2023 को जन मंत्र पर एक धरना हुआ, जिसमें हम लोगों ने सर्वसम्मति से दिल्ली बचाओ मंच को रजिस्ट्रेशन कराने का विचार किया और उसको हमने रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद दिल्ली बचाओ मंच का आकार बढ़ता रहा। धीरे धीरे हम लोग दिल्ली के लगभग 70 विधानसभा में हमने अपना संगठन बनाया और उसको लेके अब आगे कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी जो भी विचार है, वो संगठन के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव होना आवश्यक है। इसलिए हम सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग दिल्ली बचाओ मंच को पॉडकास्ट के तहत अपने विचार का आदान प्रदान करेंगे। देखिए, दिल्ली में एक कहावत है कि दिल्ली ने अपने आप को हर दशक में बदला है। जैसे कि मुझे याद है 93 में मदन लाल खुराना जी की सरकार है, ईमानदारी और कुछ नीति और रणनीतियों के तहत उन्होंने इस्तीफा दे दी। साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार आई, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सरकार आई और 15 सिराज जी की सरकार है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सभी नेताओं ने और सभी दलों ने केंद्र में किसी भी प्रकार की सत्ता रही, किसी भी सरकार की सत्ता रही, हमेशा दिल्ली के विकास को प्रेफरेंस दिया और दिल्ली को डेवलप किया। 2011 में अन्ना जी का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसके बाद कई पार्टियां बनी, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। एक पार्टी बनी जिसने कहा ईमानदार है और उन्होंने लोगों के मुद्दों को उठाया और लोगों से जुड़े और कुछ अच्छे काम भी किए। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वो खोखले वादे, खोखले विचार और जिन नीतियों को लेकर इस पार्टी पैदा हुई, उन नीतियों को ही उन्होंने बिल्कुल कहते हैं जमीन में दबा दिया या यूं कहें कचरे के डब्बे में डाल दिया। इन पर एक ही मुद्दों पर भी हम चर्चा करें। इसी तरीके से मेरा शुरू से मतलब कहते हैं ना विचार रहा है कि शिक्षा और रोजगार। हमने 10वीं की, हमने 12वीं की, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने मास्टर डिग्री की, हमने पीएचडी, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें कोई डायरेक्शन नहीं देता है कि आपने 10वीं की तो आप इस लेवल का काम कर सकते हो, 12वीं की तो इस लेवल का काम कर सकते हो, ग्रेजुएशन किया तो इस लेवल का काम कर सकते हो। हम लोग अगर ग्रेजुएशन भी हो और एमए भी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाते हैं, तो जॉब वही हमें 10,000 15,000 की मिलती है, जो हम लोगों से मतलब कहते हैं ना कि हमारा घर चलाने में उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तो शिक्षा में पर मंथ 5 से 10,000 रुपए केजी क्लास से शुरू करते और ग्रेजुएशन तक लाखों रुपए बर्बाद कर देते। मैं सोचता हूँ अगर उसका अनपढ़ होते ना और पैसों को ब्याज में जाते तो उससे हमारी दूसरी तनख्वाह उससे ज्यादा काम
देश को शिक्षा नीति में बदलाव करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि अगर कोई एजुकेशन फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई यूनिवर्सिटी है, अगर कोई स्किल्ड जैसा क्वेश्चन करती है, स्किल्ड सिखाती है एजुकेशन के साथ, तो ये गारंटी दे कि अगर आपने ये किया है, आपने ये कोर्स किया है, तो आपको ये जॉब एटलीस्ट मिलेगी। मैं ये नहीं कहता प्राइवेट नौकरी दो, 1 लाख रुपए की नौकरी दो, 10 नहीं, एटलीस्ट उसके स्किल्ड लायक जैसा वो बच्चा है उसको नौकरी मिले। इससे क्या होगा, जो हमारे देश के बच्चे दूसरे गलत रास्तों पे चले जाते हैं या जो बहुत अच्छा पढ़ लेते विदेश चले जाते हैं, वो उस तरफ नहीं जाए। क्योंकि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई माँ बाप अपनी आंखों के सामने सबके बच्चे को नहीं जाना, कोई बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिलता। अगर अच्छे डॉक्टर हो गए तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, अच्छे इंजीनियर हो गए तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। अब ऐसे केस में क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज मैक्सिमम अच्छा सैलरी देके हमारे बच्चों को ले लेती है, तो हमारा तो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा। देखिए, विश्व की करीब करीब, मैं बहुत तो नहीं कहता, लेकिन 30-35 कंट्री ऐसी है जहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त। लेकिन दुर्भाग्यवश जहां सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा महंगा है। लोगों के बर्तन बिक जाते हैं। गरीब बच्चे या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ लेते हैं तो मास्टर जी की उपस्थिति नहीं रहती, और मास्टर जी की उपस्थिति नहीं रहती है तो लेबोरेटरीज पूरी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे एजुकेशन को, अगर इसी तरीके से दूसरा मुद्दा है राम मंदिर निर्माण। देखिए, हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से आते हैं और सनातन धर्म की बात है। राम मंदिर नो डाउट 500 वर्ष से पुराना मुद्दा था। 84 में राजीव गांधी जी ने उसका ताला खुलवाया, लेकिन उसके बाद ये कोर्ट में घिसता रहा। जो मोदी सरकार आई, इनके प्रभाव से कहे, अदालत के द्वारा सभी पक्षकारों को एक करके किसी तरीके से राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ। लेकिन यहाँ भी राजनीति कम नहीं हुई और यहाँ भी भ्रष्टाचार कम हुआ। इसका श्रेय लूटने का ओढ़ ऐसा मचा कि ना समय देखा गया, ना इसका कंस्ट्रक्शन देखा गया, ना ही कुछ। इस वक्त एक एक मुद्दे पर, चाहे वहां पर अयोध्या में चाहे निर्माण की बात हो, चाहे वहां नगर पालिकाओं द्वारा लोगों की जमीन कब्जाने की बात हो, चाहे वहां जमीन 7,000 रुपये 10,000 रुपये था वो लाखों रुपए गज के हिसाब से जा रही है। इन सभी मुद्दों पर आगे हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत माता के सिर का ताज। अनुच्छेद 370 जब लगाया गया था तो परिस्थितिवत लगाया गया था, और उसको भी जो है लोकसभा या राज्यसभा से पास नहीं किया था, एक ऑर्डिनेंस लाके उसको पास किया गया। उसका नुकसान क्या हुआ, वहां के जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं। केंद्र से जो पैसा जाता था वो वहां के कुछ 2-4 घराने जो है केवल उन्हीं तक सीमित होता। डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर कुछ नहीं होता, जिसके कारण वहां पर आतंकवाद बढ़ा, विदेशी दखल बढ़े और लोगों के अधिकार छीने गए। इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, इस पर भी चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे।